चलो जी, फाइनली आज रॉ के एपिसोड में एक चीज तो WWE ने सुधार ली जो कि बहुत टाइम से उनको करनी थी। एजे स्टाइल्स एंड ऑमस ऑफिशियली अलग हो चुके हैं और वो भी थोड़े से रफ वे में। मतलब एजे स्टाइल्स के लिए नाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। और सही बताऊं, आज की मंडे नाइट रॉ को लेकर मेरी एक बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग है। वो क्या है वो तो आपको वीडियो देखते देखते पता चलेगा। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग चीज थी, जैसे कि फेटल 4 वे के अंदर जब चीजें ना वो और भी ज्यादा गर्मा गर्मी वाली हो गई हैं और ये सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस आपस में टीम क्यों बना रहे हैं। तो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। कैसा रॉ का एपिसोड था, अच्छा था, बुरा था, सारी बातें आपको क्या करना है, हर बार की तरह इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दो। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है हमारे बॉबी लैशली और एमवीपी के साथ में रिंग के अंदर आते हैं और एमवीपी जो है तारीफों के पुल बांध देते हैं कतई बॉबी लैशली के कि भैया बॉबी लैशली ने देखो क्या कारनामा करके दिखा दिया है। इस बंदे ने सेम नाइट पर बीट कर दिया केविन ओवेंस को, सेथ रॉलिंस को और खुद WWE चैंपियन बिगी को भी। और ये ऑलमाइटी एरा है, बॉबी लैशली के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा वैसा करके जो है पूरी तारीफ हो रही थी बॉबी लैशली की। अब ऐसे में होता क्या है, बिगी आते हैं जिन्होंने आकर इंटरप्ट किया। वो कहते हैं कि हाँ भाई करा तो तुमने बहुत तगड़ा काम है, लेकिन वो यहाँ पर इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे बिगी को हराने के लिए ये जो बॉबी लैशली के साथ में एमवीपी बंदा खड़ा है ना, इसने अपनी स्केन का यूज किया, वो जो उनकी छड़ी है उसका यूज किया, वरना तो शायद मैं हारता भी नहीं। लेकिन यहाँ पर बॉबी लैशली कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एमवीपी यहाँ पर नहीं भी होता ना तब भी मैं तुझे इजीली हरा देता, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही आराम की बात है। और फिर बीच में क्या होता है, बॉबी लैशली एमवीपी को डाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो ये भी कह रहे थे एमवीपी की तुम भी बिगी को हरा सकते हो, और बॉबी लैशली एमवीपी को मौका दे रहे थे कि भैया ये बिगी को हराए। मैच के लिए पता नहीं क्या तैयारी हो रही थी। बॉबी लैशली रिंग से चले जाते हैं रिंग साइड के ऊपर और एमवीपी अपनी केन के साथ उसी छड़ी के साथ होते हैं, बिगी वहां पर खड़े होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि हाँ भैया अब इनके बीच लड़ाई होने वाली है। लेकिन उसी पॉइंट पर एक ऐसा पेयर आता है जो कि सेम पेज के ऊपर आ चुका है और यही अगेंस्ट में भी होगा डे 1 के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस की। इन्होंने यहाँ पर आकर जो अटैक करना शुरू कर दिया बॉबी लैशली के ऊपर भी, बिगी के ऊपर भी। हालांकि अटैक उतना सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि इनका जो प्लान है वो इनके ऊपर ही बैकफायर हो जाता है। खुद बॉबी लैशली और बिगी ने मिलकर धो धा के केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस को वहां से भगा दिया। और गाइस बाद में हमको पता क्या पता चलता है कि आज शो के मेन इवेंट के अंदर बॉबी लैशली एंड बिगी सेम टीम में होंगे और केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस सेम टीम में होंगे। यानी चारों बंदे जो अगेंस्ट में लड़ने वाले हैं डे 1 के अंदर, उनका आज टैग टीम मैच होने वाला है। ये WWE का हर बार का ही है भाई, अगर मल्टी पर्सन मैच है आपस में सुपरस्टार्स को कोई ना कोई टीम बना के भिड़वा दो। WWE ने यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज किया, लेकिन इस बार चीजें कुछ डिफरेंट थी मेन इवेंट के अंदर। बट हाँ, ओपनिंग के हिसाब से मुझे मंडे नाइट रॉ का सेगमेंट काफी सही लगा क्योंकि तुम्हारा मेजर फोकस WWE चैंपियनशिप वाली फ्यूड के ऊपर होना चाहिए और WWE ने यहाँ पर वही काम किया था। इसके बाद गाइस हमको डूड्रॉप वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ तो मैच के बारे में बात करूंगा नहीं, लेकिन भाई एक क्या स्पॉट था यार, वो बियांका ब्लेयर ने डूड्रॉप को केओडी लगाने के लिए अपने कंधों के ऊपर उठा दिया। मतलब बियांका ब्लेयर की स्ट्रेंथ भाई कितनी तगड़ी है, मुझे तो लगता है काफी सारे जो मेल डिवीजन के सुपरस्टार है उनसे भी ज्यादा स्ट्रेंथ है बियांका ब्लेयर के ऊपर। मैं तो भाई देख के हैरान हो गया बिल्कुल, ये ऐसा कैसे कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने केओडी लगा दिया और डूड्रॉप को उन्होंने इस मैच में हरा दिया। भाई मानना पड़ेगा यार बियांका ब्लेयर की स्ट्रेंथ के बारे में। वो अपने आप को ऐसी EST नहीं कहती, फास्टेस्ट ग्रेटेस्ट, ये जो EST उन्होंने टर्म लगा रखी है उसका मतलब है। और आज वो केओडी लगा के उन्होंने प्रूव कर दिया। मैं तो भाई बहुत इंप्रेस हुआ। आपके क्या रिएक्शन थे उस टाइम पर, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट गाइस हमको मैच देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेस ऑस्टिन थियरी का, जो कि पहले से एडवर्टाइज था। ऑस्टिन थियरी को पुश तो मिल रहा है, चलो वो बात सही है, लेकिन इतना भी नहीं मिल रहा भाई कि वो फिन बैलर को हरा देंगे। फिन बैलर ने यहाँ पर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली, लेकिन अब एक टेंशन की बात हो गई ऑस्टिन थियरी के लिए कि भाई मुझे विंस मैकमैन को इंप्रेस करना है और मैं तो उल्टा मैच को हार गया। तो उन्होंने क्या किया, बैक स्टेज उन्होंने फिन बैलर के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद वो विंस मैकमैन के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं कि देखो ठीक है, मैंने जो है सेल्फी वगैरह लेते हैं वो फिन बैलर की बैक स्टेज अटैक करने के बाद। और उसके बाद विंस मैकमैन को फेस करने में उनको थोड़ी सी डर सा लग रहा होता है कि भाई मैं मैच को हारा हुआ हूँ। हालांकि विंस मैकमैन कहते हैं मैंने अटैक को एंजॉय किया, लेकिन फिर भी तुम मैच को हारे हो और तुमको सीखने की जरूरत है। और विंस मैकमैन पता है क्या कहते हैं, विंस मैकमैन कहते हैं कि मुझे लोगों को फायर करने में मजा आता है। मतलब आज उन्होंने टेलीविजन के ऊपर ये बात बोल ही दी है, सार्कास्टिक वे में बोली है, क्योंकि आपको पता है विंस मैकमैन के अगेंस्ट में वैसी बातें चलती हैं। लेकिन भाई एक काम आप लोग मेरा कर देना, मैं आपको पूरा रॉ का रिव्यू जरूर दे सकता हूँ, लेकिन विंस मैकमैन बोलते क्या है बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता। उनकी आवाज पता नहीं, एक तो अजीब सी निकलती है, ऊपर से वो इतना धीरे बोलते हैं। लेकिन वो इतना कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक जो है तुमको मैच मिलेगा
फिन बैलर के अगेंस्ट में, और उसके बाद तुम अपने आप को प्रूव करना। उसके बाद वो इरेजर से मिटा रहे हैं, उनके ऊपर फूक रहे, हो कर रहे भाई। विंस मैकमैन को ऐसे देख के मुझे सही में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो ये विंस मैकमैन और ऑस्टिन थियरी का सेगमेंट था, मज़ा आ रहा है इसको देखने में। मतलब रॉ पर चीज़ें अभी क्या डिफरेंट ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद गाइस हमको मिस टीवी का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर थोड़े से परेशान होते हैं क्योंकि मरीज के साथ उनकी दिक्कत होगी। लेकिन आज मरीज नहीं आने वाली थी, उनके ऊपर गेस्ट थे एजे स्टाइल्स एंड ओमस को तो कुर्सी की जरूरत ही नहीं है, आते ही उन्होंने सबसे पहले कुर्सी को उठाकर फेंक दिया और मिज ने यहाँ पर पूरा आग भड़काने का काम किया है एजे स्टाइल्स एंड ओमस के बीच में। वो कहते हैं यार तुम्हारे अंदर ना वो चमक नहीं रही, वो तुम्हारे अंदर मैजिक नहीं रहा जो पहले था, जैसे तुम पहले थे। क्या तुम्हारे बीच अभी भी मामला ठीक है? इवन यहाँ पर मिज ये भी कहते हैं कि ओमस तुम उससे ये कह रहा था कि थक चुका है ओमस एजे स्टाइल्स से उसकी केयर करते हुए, उसको इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। एजे स्टाइल्स भी हैरान परेशान होते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। मतलब एजे स्टाइल्स यहाँ पर मिस के बारे में ताने कसने कि भाई कौन ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी को आगे कर देगा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि लास्ट वीक एज के सेगमेंट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था ना। मतलब यहाँ पर पूरी ऐसे बातें हो रही हैं, लग रहा है कि एजे स्टाइल्स और ओमस के बीच में अब शायद कुछ होने वाला है, ब्रेकअप होने वाला है। एजे स्टाइल्स कहते हैं चल भाई ओमस तू ही बता दे क्या सारा सीन चल रहा है। लेकिन इतने में होता क्या है, मिस्टीरियोस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, एजे स्टाइल्स एंड ओमस वर्सेस मिस्टीरियोस का हमको मैच देखने को मिलता है। और ये वो मैच था जहां पर वो चीज हो गई जो कि लग रही थी, जो कि पूरी मिज ने हाइप करके रख दी थी एजे स्टाइल्स एंड ओमस के ब्रेकअप के लिए ऑफिशियली वाले। होता क्या है, एजे स्टाइल्स टैग देने के लिए जा रहे होते हैं, ओमस टैग लेते ही नहीं है और इसका फायदा उठाकर मिस्टीरियोस इस मैच को जीत गए। उन्होंने जो रोल करके पिन कर दिया। एजे स्टाइल्स ट्रैश बुला देते हैं ओमस को गुस्सा आ जाता है, ओमस ने एजे स्टाइल्स को धक्का दे दिया। एजे स्टाइल्स सोचते हैं भाई ये बंदा क्या है, इस बंदे को तो मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, ये आज मेरे ऊपर ही सिर पर चढ़ कर जो है बोल रहा है। उन्होंने जो अटैक करना शुरू कर दिया ओमस के ऊपर, फिनोमिनल फोरआर्म लगाने की कोशिश तो करी, हालांकि कंधों पर उठाकर एजे स्टाइल्स को बुरी तरीके से जो धोया है ओमस ने नीचे। और उसके बाद क्या होता है, एजे स्टाइल्स के सामने माइक पकड़कर ओमस कहते हैं कि भाई अगली बार जब मैं तुझे फेस करूंगा ना तो वो एक मैच के अंदर होगा। ऑफिशियली एजे स्टाइल्स एंड ओमस आज अलग हो चुके हैं। तो जो हम लोग कह रहे थे भाई एजे स्टाइल्स को सिंगल्स रन दो, ओमस भी सिंगल्स रन में अच्छा कर सकते हैं। इवन मिज ने तो ये भी कहा था नेक्स्ट आंड्रे द जायंट नहीं बल्कि अगला ओमस होने वाला है, खुद ओमस। तो ऐसी तारीफें भी उनकी हो रही थी। तो आज जो एजे स्टाइल्स एंड ओमस अलग हो चुके हैं, इनकी स्टोरी लाइन यहाँ से इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब हम तो ये कह रहे थे ना कि एजे स्टाइल्स को अलग करके सिंगल्स डिवीजन में डालो, लेकिन आज जो एंगल था मैं तो इसमें भी इंटरेस्टेड हो गया हूँ कि एजे स्टाइल्स और ओमस अब एक दूसरे के अगेंस्ट में है, तो आगे मामला अब कैसे चलने वाला है। तो चलो एक WWE ने सही डिसीजन लिया, क्योंकि एजे स्टाइल्स और ओमस को वैसे भी साथ में रख के ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा था और इनको अलग करना एक सही डिसीजन था। मेरे को आज ये काफी चीज सही लगी। इसके अलावा गाइस हमको रैंडी ओर्टन वर्सेस गेबल का भी मैच देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर ज्यादा बताने के लिए है नहीं। रैंडी ओर्टन ने आरक्यू लगाकर गेबल को हरा दिया, चैट गेबल को हरा दिया। ओटिस के ऊपर भी बाद में वो आरक्यू लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ओर्टन को वहां से सरकना पड़ जाता है, क्योंकि उनको पता लग जाता है भाई कि ओटिस मेरे ऊपर जो है भारी पड़ सकता है। हाँ, ये थोड़ा मुझे वीक पॉइंट लगा कि रैंडी ओर्टन शायद शो के ऊपर कुछ और बेटर काम कर सकते हैं, ना कि ऐसे रैंडम से सिंगल्स मैचेस के अंदर। इसके बाद गाइस हमको जिगलर वर्सेस डेमन पीस का चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच देखने को मिलता है और यहाँ पर जीत भी चुके हैं जिगलर। कैसे जीते, रिंग साइड के ऊपर जो है बिजी कर दिया रूड ने और डेमन पीस को पता ही नहीं लगता कि कब काउंट आउट हो गया और इस तरीके से जिगलर मैच को जीत गए। जिगलर मैच जीत के वहां से भाग भी लेते हैं। हालांकि जो सारा जो है ना गुस्सा डेमन पीस का निकल जाता है रॉबर्ट रूड के ऊपर, रिंग साइड के ऊपर उन्होंने उनको रेकनिंग भी लगा दिया और जो अब आगे जाकर जिगलर नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो हर एक सुपरस्टार के लिए कुछ अलग अलग सी बुकिंग थी जॉ के ऊपर। मुझे चीज़ देखकर जो है काफ़ी सही लगा। कटिंग एज का हमको सेगमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि मिस का मिस टीवी है वैसी एज का कटिंग एज है, रेयरली देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, आज जो मरीज है वो शो के ऊपर गेस्ट थी और उन्होंने अपना पूरा रोना धोना लगा के रखा हुआ है कि भाई मेरा पति इतनी चपड़ करता है और मेरे को सारी चीज़ों की केयर करनी पड़ती है, मैं कुक करती हूँ, मैं अपने बच्चों के डायपर चेंज करती हूँ। वो यहाँ पर ऐसी सारी बातें बोल रही होती है और वो एज से ये भी कहते हैं कि तुम मुझे हर्ट करने वाले थे लास्ट वीक, क्या तुम बेथ फिनिक्स अपनी वाइफ को भी हर्ट करते? तो इस पर एज कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता। और एज यहाँ पर कहते हैं मुझे पता है ये जो तुम्हारा रोना धोना चल रहा है ना, ये सारा नकली है, अभी कहीं ना कहीं से मिज आएगा और मेरे ऊपर वो अटैक करेगा। मतलब मिज इतने मिस के प्लान के सामने एज इतने स्मार्ट है कि उनको पता चल गया कि ये मरीज जो है फालतू का रोना धोना कर रही है मेरे सामने, बल्कि मिस कहीं से आकर मेरे ऊपर अटैक करेगा। अटैक तो उन्होंने किया, मरीज ने भी पीछे से एज को जो है डिस्ट्रैक्ट किया और ये वाला प्लान सक्सेसफुल भी हो गया मिस का, क्योंकि मिस ने यहाँ पर अपना स्कल क्रशिंग फिनाले जो है एज के ऊपर लगा दिया और उसके बाद किस वगैरह करके मिस एंड मरीज जो है ऐसे जा रहे होते जैसे उनके बीच कभी कोई टेंशन ही नहीं थी। मतलब सारा जो चीज़ें वो प्लान की गई थी। तो यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही है इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर। डे 1 के अंदर तो मैच है ही, लेकिन हाँ, एज के अगेंस्ट में
एक किसी बंदी को आना बाकी है। और आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद गाइस हमको जेलिना वेगा वर्सेस रिप्ली का मैच देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, रिया रिप्ली ने रिपीट लगाकर मैच जीत लिया। इसके बाद हमको जो है लिव मॉर्गन भी देखने को मिलती है, और लिव मॉर्गन वही जो मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको बता नहीं था कि ट्रेनिंग वाले जगह पर जाकर लिव मॉर्गन ने अटैक किया था, उसी बात को बता रही होती है कि कैसे बेकी लिंच कितनी बेकार है, इसने अपनी स्टूडेंट को बीच में लगा दिया मुझे मतलब डिस्गाइज करते हुए, और उसको अपनी स्टूडेंट की कोई केयर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बेकी लिंच भी आ जाती हैं और बेकी लिंच कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैंडल स्टिक के साथ क्यों खड़ी हुई हो, तुम लकी हो लेकिन तुमने स्टेप अप किया, इसके लिए मैं तुमको जो है प्रॉप्स देती हूँ। मतलब इनके बीच यहाँ पर हीटेड ऐसे कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। बेकी लिंच कहती हैं कि ये कैंडल स्टिक हटा, मतलब लिव मॉर्गन को बुला रही होती है कि हाँ भाई रिंग में आकर फाइट कर, लेकिन बेकी लिंच यहाँ पर नहीं जा रही होती क्योंकि उनके पास कैंडो स्टिक होती है। अब लिव मॉर्गन कहती है कैंडो स्टिक मेरे लिए नहीं है, कैंडो स्टिक तेरे लिए है, वो कैंडो स्टिक फेंक देती हैं। उसके बावजूद भी बेकी लिंच जो है वहाँ से चली जाती है, उनका मतलब लड़ने का कोई मूड नहीं था। तो आज भी मॉर्गन और बेकी लिंच के बीच ज़्यादा कोई हीटेड चीज़ें नहीं हुई, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि हर हफ्ते आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जाएँ। खैर हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, बिगी एंड बॉबी लैशली वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस। इनके बीच हमको टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और टैग टीम मैच के अंदर अच्छा टैग टीम मैच था मेन इवेंट के हिसाब से। और सीन यहाँ पर एंड में कुछ ऐसा होता है कि बॉबी लैशली ने गलती से बिगी को स्पीयर लगा दिया, केविन ओवेंस को स्पीयर लगा दिया, और हमको ये भी देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस ने कर्ब स्टॉम्प भी लगा दिया लैशली के ऊपर। हालांकि तब तक बॉबी लैशली वाली टीम की जीत हो जाती है, और केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस सेम पेज के ऊपर आ गए। दोनों ने मिलके बॉबी लैशली के ऊपर भी अटैक किया और बिगी के ऊपर भी अटैक किया। ज्यादा उन्होंने टारगेट बनाया बॉबी लैशली को, स्टील स्टेप्स का यहाँ पर यूज हो रहा है। सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस सच में ऐसे एक्ट कर रहे हैं साथ में जैसे पता नहीं दोनों की कितनी लंबे टाइम से आ रही हो। मतलब कर्ब स्टॉम्प तो उन्होंने लगाया स्टील स्टेप्स के ऊपर, एप्रिन के ऊपर बॉबी लैशली को पावर बॉम्ब भी लगाया, और जब शो ऑफ पे गया तो दोनों ने गले भी मिले। मतलब इतने ज्यादा दोस्ती यारी में घुल चुके हैं केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस। और मुझे आज की रॉ से डिफरेंट वाइब ये है कि हर एक शो पर हर एक सेगमेंट के अंदर कुछ अच्छे अच्छे एलिमेंट थे। ऐसा नहीं था कि WWE किसी एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, और इस हिसाब से आज का शो सही में मुझे तो एंटरटेनिंग लगा। ये कह सकता हूँ कि कुछ बहुत बड़ा ऐसे वाव फैक्टर जैसा नहीं था, लेकिन हाँ रॉ भाई एंटरटेनिंग जरूर थी, क्योंकि हर एक सेगमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें थी। बाकी आपके क्या रिव्यू हैं आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।